इंडियन सहाफ़ी और तजिया कार रऊफ़ क्लासरा के मुताबिक तकरीबन 6 साल बाद इलेक्शन हो रहे थे। उम्मीद थी कुछ बेहतरी की गुंजाइश निकलेगी, लेकिन हमेशा की तरह गलत निकले और अब तो इलेक्शन के बाद मज़ीद हालात बिगड़ गए हैं। इलेक्शन से पहले जो मंजरनामा था, इससे ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो चुकी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इससे ज़िम्मेदार कौन है। यकीनन हर एक के ज़हन में अपना अपना नाम होगा। सियासतदानों से बात करें तो वो इदारों पर इल्ज़ाम धर देते हैं। इदारों से पूछे तो वो कहते हैं अगर ये खुद इतने काबिल हैं तो हमारे कंधों पर सवार होकर क्यों वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुँचना चाहते हैं। अपनी मेहनत करें और आवाम के भरोसे पर अपने पाँव पर खड़े हों। सियासतदान कहते हैं अगर कोई अपने पाँव पर खड़ा हो जाए तो धांधली हो जाती है। अब हालत ये है कि हम सब बुरी तरह फंस चुके हैं। सवाल ये पैदा होता है कि हम जमहूरियत के लायक भी हैं। आप सब कहेंगे क्यों नहीं। अगर दुनिया के दीगर 200 मुल्कों में जमहूरियत चल रही है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं। सिर्फ इस साल 62 मुल्कों में इलेक्शन होने हैं। मज़े की बात है कि कुछ पता नहीं चल रहा कि कौन जीता कौन हारा। पीटीआई वाले कहते हैं जितने आज़ाद जीते हैं वो सब पीटीआई के हैं। नवाज शरीफ ने विक्ट्री स्पीच दी तो उस वक़्त उनके पास 70-80 सीटें थी। हुकूमत बनाने के लिए 169 सीटें दरकार है। पीपल्स पार्टी तो नून लीग से भी पीछे थी और जरदारी साहब ने कह दिया बिलावल वज़ीर-ए-आज़म होगा। मज़े की बात है कि आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद 100 से ज़्यादा है और अगर इन्हें आज़ादी के साथ नई पार्टी बनाने दी जाए और इन्हें ख़वातीन की मखसूस सीटें भी मिल जाएँ तो वो बगैर किसी की मदद के खुद हुकूमत बना सकते हैं। यूँ मुल्की तारीख में पहली मरतबा आज़ाद उम्मीदवारों ने पीपल्स पार्टी और नून लीग को बड़ी लीड से शिकस्त दी। अब इसका हल ये निकाला गया है कि आज़ाद उम्मीदवारों को तोड़ा जाए। इनमें से अक्सर नून लीग की तरफ रुख कर रहे हैं। इन आज़ाद उम्मीदवारों को नज़र आ रहा है कि हुकूमत नवाज शरीफ की पार्टी की बनेगी, चाहे इनके पास हाउस में 50 सीटें ही क्यों ना हो। पीपल्स पार्टी का चांस तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, जरदारी कोशिश करेंगे, वो खुद सदर बन जाए, गिलानी साहब या राजा परवेज़ अशरफ को चेयरमैन सेनेट और स्पीकर बनवा दे, बिलावल वज़ीर ख़ारजा लग जाएं और दर्जन भर वजारतें पीपल्स पार्टी के लोगों को मिल जाएं। 40-50 सीटों के साथ इससे बड़ा सियासी सौदा क्या हो सकता है। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि जो लोग जरदारी की इस पॉलिसी पर तनकीद करते हैं कि उन्होंने पंजाब में पार्टी नवाज शरीफ से मसालत के चक्कर में डबो दी, वो एक अहम नुक्ते पर गौर नहीं करते। जरदारी साहब ने 2008 के बाद ये फैसला कर लिया था कि अब उन्होंने पंजाब में पीपल्स पार्टी की सियासत नहीं करनी। अगर बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के बाद भी वो सूबा पंजाब में वोट देकर हुकूमत नहीं बना सकते तो फिर मान लें कि पार्टी अब पंजाब से ख़त्म हो चुकी। हाँ, पंजाब में चंद पॉकेट्स ज़रूर थी जहाँ से कुछ पीपी उम्मीदवार अपने ज़ोर पर इलेक्शन जीत लेते। जरदारी का मॉडल ये था कि 18वीं तरमीम लाई जाए और इसके ज़रिए सूबों को इतना खुद मुख्तार कर दिया जाए कि इन्हें मरकज़ की ज़रूरत ना रहे, हर सूबा एक तरह से मुल्क का दर्जा रखता हो। वही हुआ जब 2010 में तरमीम लाई गई। सूबों का NFC शेयर बढ़ाया गया तो सिंध को औसतन 1000 अरब रुपए मिलने लगे। 15 सालों में औसतन 12 से 15 हज़ार अरब रुपए सिंध ले चुका है। जरदारी और नवाज शरीफ में ये एक ज़बानी अंडरस्टैंडिंग है कि सिंध आपका, पंजाब मेरा। इसलिए ना जरदारी ने पंजाब में पार्टी को दोबारा उठाने की कोशिश की, ना नवाज शरीफ सिंध में दाखिल हुए। अभी देख ले, बिलावल ने लाहौर की हद तक शुगर लगाया, लेकिन जरदारी पंजाब से दूर रहे। नवाज शरीफ भी सिंध नहीं गए, ना वहाँ जलसे करने का इनका दिल किया। अब सवाल पैदा होता है कि पंजाब में पार्टी डबोने से जरदारी को क्या हासिल हुआ। जरदारी साहब समझ चुके हैं कि अब उन्होंने वसीम अकरम की तरह अपना बॉलिंग एक्शन तब्दील करके रन अप शॉट करके ज़्यादा नताइज हासिल करने हैं। वकार यूनुस या शुएब अख्तर की तरह लंबा रन अप लेकर ज़ोरदार बॉलिंग नहीं करनी और ना ही ऐसी बॉलिंग का कोई फ़ायदा है। शॉर्ट रन अप के साथ बॉलिंग में बेहतरी करके स्वयं की मदद से काम चलाओ। ये फार्मूला आसिफ अली जरदारी और वसीम अकरम दोनों के लिए कामयाब रहा। जरदारी इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि सिंध से इन्हें 40-50 MNA की सीटें मिल जाती हैं। पंजाब से इक्का दुक्का रहीम यार खान और मुजफ्फरगढ़ से भी मिल जाती हैं। गिलानी ख़ानदान भी 1-2 सीटें निकाल लेता है। पोठवार में से राजा परवेज़ अशरफ सीट ले आते हैं, बस काफ़ी है। ज़्यादा सीटें लेकर क्या करना है। यूँ 50-55 सीटों के साथ वो असम्बली पहुँचते हैं, जहाँ अक्सरीती पार्टी 100 से भी कम सीटें लेकर बैठी होती है।
یوں حکومت بنانے کے لیے ان کی سخت ضرورت ہوتی ہے، وہ وہاں بارگین کر کے اچھی ڈیل مار لیتے ہیں۔ بس زیادہ کا لالچ نہیں کرنا، وزیر اعظم کی پوسٹ نہیں لینی، باقی سب کچھ مل سکتا ہے۔ پھر بات یہی نہیں رکتی، سینٹ کی سند سے وہ 15-20 سیٹیں نکال لیتے ہیں، بلوچستان میں لین دین کر کے وہاں سے بھی ووٹ لینے کا سین پیدا ہو جاتا ہے۔ یوں وہ ایک دن اس اپوزیشن میں آ جاتے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی کو نہ صرف عمران خان حکومت میں اسلام آباد کی سینٹ سیٹ سے جتوا دیتے ہیں، بلکہ گیلانی صاحب تقریباً چیئرمین سینٹ بن گئے تھے۔ لیکن آخری لمحے میں زرداری جنرل فیض کو خوش کرنے کے چکر میں اپنے ہی بندے کو 8 مشکوک ووٹوں سے نہ ہراتے۔ یوں زرداری کو کیا پڑی ہے کہ وہ پنجاب کی سیاست کرے۔ اگر وہ پنجاب کی سیاست کیے بغیر بیٹے کو وزیر خارجہ یوسف رضا گیلانی کو چیئرمین سینٹ اور راجہ پرویز اشرف کو اسپیکر قومی اسمبلی، اپنی پارٹی کے درجن بھر ایم این ایز کو وزیر بنوا دیں، خود صدر پاکستان کی سیٹ پر بیٹھ جائیں، ان حالات میں اپنا وزیر اعظم لگوا کر کیا کرنا ہے؟ بلاول ابھی انتظار کر سکتے ہیں، ابھی دوبارہ شہباز شریف کو وزیر اعظم اور ڈار کو وزیر خزانہ بننے دیں۔ سعودی، چینی اور فوج بھی شہباز شریف کو پسند کرتی ہے۔ جب پاکستان تاریخ کی بدترین سیاسی اتھل پتھل اور انتشار کا شکار ہے، عمران خان جیل میں ہے، ان کی پارٹی کا ووٹ بینک اور جیتی ہوئی سیٹیں چرائی جا رہی ہیں، ہر طرف سے نعرے بج رہے ہیں، تو وہ کیوں اپنا سر اوکھلی میں دیں؟ ابھی اسی سال پاکستان کو 27 ارب ڈالرز کی بیرونی امداد کا بندوبست کرنا ہے، اسحاق ڈار یہ کریں، ابھی عمران خان کے ایشو کو ہینڈل کرنا ہے، دھاندلی کے الزامات کا سامنا بھی کرنا ہے، 2014 سے بھی بڑی سیاسی جنگ شروع ہونی ہے، تو اس وقت بلاول کو ایک سائیڈ پر بٹھا کر فوراً آفس چلانا چاہیے، دنیا بھر کے دورے کرے اداروں اور شہباز شریف کو عمران خان پی ٹی آئی ووٹرز اور عدالتوں اور سب سے بڑھ کر عالمی برادری سے ڈیل کرنے دے، جنہوں نے الیکشن کی شفافیت پر سنگین سوالات اٹھائے ہیں۔ زرداری صاحب یقیناً پاپ کارن خرید کر یہ نیا سیاسی سرکس انجوائے کریں گے، سب اہم عہدے لے کر بھی وہ ناکامی کا الزام نواز شریف اور شہباز شریف پر دھریں گے، جیسے پہلے 16 ماہ کی پی ڈی ایم حکومت کے بعد دھر دیا تھا کہ یہ وزیر اعظم شہباز شریف کی ناکامی تھی، پیپلز پارٹی کی نہیں۔ زرداری نے شاید ہماری کرکٹ تاریخ کے بڑے بولر وسیم اکرم سے یہی سیکھا ہے، شارٹ رن اپ اور بولنگ ٹیکنیک کے ساتھ شعیب اختر اور وقار یونس سے زیادہ خطرناک بن کر زیادہ وکٹیں لی جا سکتی ہیں۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار رؤف کلاسرا کے مطابق تقریباً 6 سال بعد الیکشن ہو رہے تھے، امید تھی کچھ بہتری کی گنجائش نکلے گی، لیکن ہمیشہ کی طرح غلط نکلے، اور اب تو الیکشن کے بعد مزید حالات بگڑ گئے ہیں۔ الیکشن سے پہلے جو منظرنامہ تھا، اس سے زیادہ خطرناک صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ذمہ دار کو